फैमिली बहुत ही रूढ़िवादी जैसी रही है और लड़कियों को आगे बढ़ाने वाला मेरी फैमिली में नहीं रहा ऐसा कुछ। उठी और पापा को बोला, पापा 84th रैंक पे सिलेक्शन हो गया है। कोई उनका रिएक्शन नहीं था, ना वो खुश थे ना दुखी थे, पर ठीक है बेटा ओके। क्योंकि इतना हमने देखा है, इतनी बार मतलब असफलता आई है। मोटिवेशन का स्रोत मेरे पापा ही हैं। वो हमेशा मुझसे ज़्यादा डिप्रेशन में वो रहे होंगे, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ खो दिया। जो उन्होंने खोया वो तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। 5 रुपया हमारा दादाजी भी दिया, 5 रुपया हमारी दादी जी भी दिया। मुझे लगता है कि मैं कहीं कमज़ोर थी, तो वो ज्योग्राफी को लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हमारे साथ हैं पूजा मैम, जिन्होंने अभी हाल ही में जो राजस्थान पीसीएस का रिजल्ट आया था 84 रैंक के साथ एसडीएम के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम मैम की स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके की रही, क्योंकि मैम की जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी हुई है। साथ में मैम की स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, क्या मोटिवेशन रहा कि वो कंटिन्यू स्टडी करते रहे। तो आज हम ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम पूजा यादव है और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। अभी आरएस 2018 में मैंने 84th रैंक सिक्योर की। जी मैम, ओके। सो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है मैम? मैं बहुत ही बैकग्राउंड रूरल तो नहीं कहूँगी, हूँ तो मैं जयपुर से प्रॉपर, लेकिन फैमिली बहुत ही रूढ़िवादी जैसी रही है और लड़कियों को आगे बढ़ाने वाला मेरी फैमिली में नहीं रहा ऐसा कुछ भी। लेकिन मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मेरी बेटी, क्योंकि हम बहनें ही हैं, भाई छोटा है, तो पापा चाहते थे कि मेरी बेटी नाम करे और अधिकारी बने। तो उन्होंने मुझे पुश किया और लोगों ने बहुत कुछ कहा, बड़ी हो गई है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उन्होंने अपने पाँव स्टेबल रखे और मेरा हमेशा सपोर्ट किया। व्हेनेवर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हमेशा खड़े रहे और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और आज इसीलिए शायद मैं आरएस एग्ज़ाम पास कर पाई। ओके। सो मैम, जैसे कि एक होता है एग्ज़ाम क्लियर करना, रैंक लाना, आप मैम इतने अच्छे रैंक और टॉप पोस्ट पर सेलेक्ट हुए, तो मैम जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले किन को कॉल किया और उनका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, तो मैंने खुद रिज़ल्ट 3, 4, 5 बार देखा। उसके बाद मैं उठी और जस्ट पास वाले कमरे में पापा सो रहे थे, तो क्योंकि जिस पर्सन ने मुझे इस चीज़ के लिए पुश किया उनको बताना मुझे लगा सबसे पहले मुझे उन्हें बताना चाहिए। मैं उठी और पापा को बोला, पापा 84th रैंक पे सिलेक्शन हो गया है। कोई उनका रिएक्शन नहीं था, ना वो खुश थे ना दुखी थे, पर ठीक है बेटा ओके। क्योंकि इतना हमने देखा है, इतनी बार असफलता आई है, तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि ये सफलता है या नहीं है, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उसके बाद मैं अपने भाइयों के पास गई, मेरे उत्तम भैया और मुकेश भैया को बताया, तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। इवन हम सब बहन भाई मिलके रोने लगे, आंसू आने लगे, खुशी के आंसू थे वो। तो इस तरह से मैंने फैमिली को सबसे पहले बताया। ओके। सो मैम आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका क्या रिज़ल्ट रहा, इसके बारे में बताइए। मैंने 2012 से आरएस की प्रिपरेशन शुरू की थी। 2012 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड, एक्चुअली मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं हुआ वो, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट गई थी। फिर पापा ने बोला कि नहीं बेटा, फिर भी आपको करना है, अभी हार नहीं माननी है, एक बार से कुछ नहीं होता। मैंने फिर 2013 वाला एग्ज़ाम जो दिया, फिर उसका रिज़ल्ट आता उससे पहले उसमें कुछ वो हो गया था, रिज़ल्ट में गड़बड़ थी, तो वो दोबारा एग्ज़ाम लगा। उस दौरान ये हुआ कि हम पहले बहुत ज़्यादा पैसे वाले और ज़मींदार टाइप के लोग थे। फिर फैमिली में ऐसी कंडीशन आई कि हमारा सब कुछ छीन लिया गया और घर भी नहीं बचे। हम एकदम से करोड़पति से रोड़पति हो गए। तो वो जो कंडीशन आई, तो उस दौरान फिर पढ़ना, खुद को स्टेबल रखना, फाइनेंशियल चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये जो 2013 वाली और 16 वाली जो वैकेंसी थी, वो उस टाइम में मेंटली भी स्टेबल नहीं थी और फाइनेंशियली भी हम स्टेबल नहीं थे। फिर भी मैंने कोशिश की, पर दोनों में मेंस नहीं हुआ, मेरा दोनों बार नहीं हुआ।
देन मैंने स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में दिलीप सर हैं, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। इवन मैंने कई गलत चीज़ें भी सोची उस दौरान। ये मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने दिलीप सर के पास जाके मैंने कहा कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और सब नेगेटिव ख्याल ही खाली आते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आओ, तुम घर रहो ही मत, तुम स्प्रिंग बोर्ड आओ, पूरे दिन यहाँ रहो, तुम काम करो यहाँ पे और अपनी स्टडीज़ जारी रखो। तो उनका सपोर्ट मुझे मिला, फाइनेंशियली भी मिला, मेंटली भी मिला। तो उस सपोर्ट को लेके और मैंने अपनी पढ़ाई वापस जारी रखी और फिर मेंस क्लियर हुआ। हमने किसी को नहीं बताया कि मेरा मेंस क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी की और फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने है। 2018 वाले में अपना सिलेक्शन हो गया 84th रैंक पे। ओके, सो मैम ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी जिनसे आप रेगुलर मोटिवेट होते रहे? क्योंकि आपने बताया काफ़ी आपका डिप्रेस्ड फेज भी चलता रहा, तो कोई ना कोई एक मोटिवेशन का स्रोत ज़रूर रहे होंगे उसके। मोटिवेशन का स्रोत मेरे पापा ही हैं। वो हमेशा हमेशा मुझसे ज़्यादा डिप्रेशन में वो रहे होंगे, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ खो दिया। जो उन्होंने खोया वो तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन उस चीज़ को खोने के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग रहे, हम सबको संभाला। तो उनसे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिला कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ, तो मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हिम्मत दी, टूटने नहीं दिया। और दिलीप सर हमेशा रहे मेरे लिए। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। ओके, सो मैम आपने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आपके पास कुछ मटेरियल नहीं होता है, कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया? शुरू में तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था। तो स्प्रिंग बोर्ड में तब ऐसा था कि कुछ पता नहीं था, तो जो सर ने बोला हमने फॉलो किया। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े, उसके बाद लगा कि नहीं कुछ और भी पढ़ना चाहिए। एक्चुअली वो एनफ थे, ये मेरी गलतफहमी है कि और भी पढ़ लेना चाहिए था। वो होता है, क्यूरोसिटी होती है। और बाकी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स एनफ हैं, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी देखी, एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत, जो मुझे लगा कि ये सेगमेंट इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो वो देखी। कुछ स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो की, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत फॉलो की, और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए भी देखी। बाकी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मैंने फॉलो किए। ओके, सो मैम क्या स्ट्रेटजी बनाते थे, किस तरीके से पढ़ना है और क्या टाइम टेबल फॉलो किया? टाइम टेबल का तो कुछ फिक्स नहीं था मेरा। मैं पूरे टाइम पढ़ती ही रहती थी। जब फ्री होती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मूड फ्रेश करने के लिए कुछ करना है तो मैं काम करने लग जाती थी। खाना बना लिया, झाड़ू लगा ली, तो ये सारी चीज़ें की। बाद में थोड़ा फाइनेंशियली जब अनस्टेबल हो गए थे तो फिर मैंने जॉब की स्प्रिंग बोर्ड में, तो वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई की। तो जब टाइम मिलता था पढ़ते थे, वहाँ भी पढ़ते थे, घर पे आके भी पढ़ते थे। तो ऐसा प्रॉपर शेड्यूल मेरा कुछ भी नहीं था कि इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है या उस टाइम से उस टाइम। अपना जब टाइम मिला तब पढ़ते थे। मैम एवरेज घंटे तो होते होंगे कि इतने घंटे हम स्टडी डेली कर लें? कभी 10 भी हो जाते थे, कभी 12, कभी 16, डिपेंड करता है कि टाइम कितना मिल रहा है, उस पर कब उसके हिसाब से होता था। ओके, सो मैम अगर हम बात करें इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू में मुझसे हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, डिस्ट्रिक्ट से मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड रहा है तो उससे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके मैम, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी जो ढूंढाड़ी हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं, वो गाना मुझे अच्छा लगता है, जो हमारे कल्चर में गाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हम भूल रहे हैं उसको। जी मैम, अगर हो सके तो उनकी 4 लाइन सुना दो। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। वैसे आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ। 5 रुपया मारा दादाजी भी दिया, 5 रुपया मारी दादी जी भी दिया, मैं तो घाल ल्याई नीला नीला बटवा में, जीणे हरश मारा हिड़दा में, रे मैं तो घाल ल्याई नीला नीला बटवा में, जीणे हरश मारा हिड़दा में। बहुत ही बढ़िया मैम। ओके, सो मैम अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहिए, अब आप जैसे राजस्थान में हैं, तो गर्ल्स को लेकर ख़ास तौर पे क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं या फिर आपने भी फील की होंगी?
मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को लेके है प्रॉब्लम्स। पेरेंट्स हालांकि पढ़ाते हैं अभी, पर फिर भी वो डरते हैं। जिस तरह की वारदातें हो रही हैं आजकल, लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। इतनी ज़्यादा एजुकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोग अपराधों की तरफ और अग्रसर हो रहे हैं। जो आपराधिक तत्व हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वीमेन सेफ्टी को लेके मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रयास करना चाहूँगी। महिलाएं ये फ़ील करें कि हम सुरक्षित हैं। रात को 10 बजे भी अगर वो निकलना चाहें तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़े, और पेरेंट्स डरे नहीं कि वो बेटी बाहर जा रही है तो उनको चिंता रहे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जिस भी एरिया में मेरी पोस्टिंग हो, एटलीस्ट वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सेफ़ फील करें, और मुझसे इंस्पायर होकर दूसरे एरिया वाले जो भी अधिकारी होंगे वो भी ये करें, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। ओके, सो मैम, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा एसडीएम के पोस्ट पर रहते हुए, तो मैम आप और कौन से डेवलपमेंट का काम करना चाहोगे जो कि राजस्थान के विकास में एक अलग पहचान दे? और रूरल एरिया में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि जिस भी एरिया में मैं लगूंगी, मतलब वीमेन लोगों के कांटेक्ट में मैं रहूं और मैं जानूं कि उस एरिया की पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से मैं उनको सॉल्व करूं। लोगों का सहयोग साथ में रहे, तो मैं चाहूँगी कि उस एरिया को पर्टिकुलर मैं डेवलप करूं, और मुझसे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी वैसा करने की ओके, सो मैम, राजस्थान पीसीएस में कौन से ज़्यादा पोर्शन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, या फिर आपका कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा था, या सब्जेक्ट वाइज? क्वेश्चंस तो मुझे लगता है सभी को वेटेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक उससे ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि सेगमेंट डिवाइडेड हैं। हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, तो सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग जो रहा है वो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा एथिक्स भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। सोशियोलॉजी में भी मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग थी। थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं कमज़ोर थी तो वो ज्योग्राफी को लेके थोड़ा लगता है, बाकी मैंने उसमें भी प्रॉपर मेहनत की है, तो थोड़ा उसमें लगता है कि मैं कमज़ोर थी। ओके, सो मैम, जैसा कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी काफ़ी लंबी रही, तो इस दौरान मैम आपने कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स गेन किए होंगे जो कि नए स्टूडेंट्स को स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करें, उनके बारे में बताइए मैम। मैं जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या जो आगे तैयारी करेंगे, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके सामने बाधाएं आती हैं, जो भी आ रही हैं प्रॉब्लम्स, कभी भी उनसे हिम्मत नहीं हारें। मेरी खुद की स्टोरी आपको इस बात के लिए मोटिवेट करेगी। मैंने 10 इयर्स स्ट्रगल किया है, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियली हम पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी, और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हार नहीं माने, टूटे नहीं। और एक चीज़ और मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगी कि कोई भी एस्पिरेंट जिसने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर लिया है या वो करने वाला है, तो मुस्कुराइए कि आप स्प्रिंग बोर्ड में हैं, आपकी सफलता सुनिश्चित है। और आप फॉलो करें जो वहाँ पे कहा जाता है, और जो नोट्स हैं, एक बुक को बार बार पढ़ें बजाय इसके कि 10 बुक को एक बार पढ़ें जी, तो आपकी सक्सेस निश्चित है। ओके मैम, सो आंसर राइटिंग कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आरएएस में? आंसर राइटिंग तो मस्ट है। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने 2012 से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। इवन उस टाइम में जब हम टेस्ट देते थे तो मैं टॉप में रहती थी। हालांकि फ़ाइनल रिज़ल्ट में नंबर नहीं आया, लेकिन उस टाइम टॉप करते थे। और उस टाइम का जो प्रैक्टिस था वो अभी उसका फ़ायदा मिला, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आंसर राइटिंग के बिना नहीं होगा, तो प्रॉपर करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें, स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। मैं खुद उसकी मेंबर रही हूँ, तो मुझे पता है, मैंने खुद आंसर्स लिखे हैं, तो आंसर राइटिंग मस्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। सो गाइज़, आपने देखा मैम ने अपनी जर्नी डिटेल में शेयर की। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वायरीज़ होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।